नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि जो अपॉइंटमेंट्स हुई है इंडिया में, जो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं उनके जो हेड हैं जो 2021 में नए अपॉइंट किए गए हैं, उनको लेके आज जो एमसीक्यूज है वो डिस्कस करेंगे। तो जो पहला एमसीक्यू आपके सामने है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये तो अभी रिसेंट की जो न्यूज़ है उसको लेके है कि सीबीआई के हेड अभी कौन चुने गए हैं। एनवी रमना है, सुबोध जायसवाल है, डीपी कोहली है या परवीन सिन्हा है, तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो है सुबोध जायसवाल। एनवी रमना कौन है? हमारे जो नए सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो है। डीपी कोहली कौन है? सीबीआई तब बनी थी जब जो सबसे पहले हेड थे वो डीपी कोहली थे। परवीन सिन्हा कौन है? जो सुबोध जायसवाल से पहले थे वो परवीन सिन्हा ही थे। और इनका जो टेन्योर होता है वो 2 साल का होता है। तो ये आप देख पा रहे। तो ये जो है जिसमें बताया गया है कि जो सुबोध जायसवाल है जो नए डायरेक्टर है सीबीआई के, तो इसमें सीजीआई मेंशन क्यों है? क्योंकि इसको ये जो हेड है इसको अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, तो जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि मोदी जी हो गए, सीजीआई हो गए जो एनवी रमना हो गए, एक लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है जो अभी के टाइम पे कौन है? अधीर रंजन चौधरी जो है। तो ये आप देख सकते हैं। तो सीबीआई के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं। ये जो बॉडी बनाई गई थी ये 1963 में बनाई गई थी, और उस टाइम पे तो थी ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, और उसके बाद ये ट्रांसफ़र कर दी गई। अब जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और इसके जो सीबीआई आप जो एक्ट देखते हैं, जैसे सीवीसी एक्ट 2003 देखते हैं आप, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 देखते हैं, तो उस हिसाब से जो सीबीआई एक्ट आप कहीं नहीं देखते होंगे। तो ये इसके लेके कोई एक्ट है ही नहीं। तो ये जो पावर लेती है, तो ये पावर लेती है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये इससे पावर लेती है। सीबीआई का कोई अपना कोई स्पेसिफिक कोई एक्ट नहीं है, तो ना ये सीधा ही जो एग्जीक्यूटिव जो एक्शन था उसके द्वारा बनाई गई थी। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो 47 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, तो आप बता सकते हैं इनमें से ए, बी, सी या डी। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो एस बोबडे होगा। क्यों? क्योंकि एनवी रमना है 48th। एच जी गानिया कौन थे? जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ए एन रे कौन थे? ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे थे इंदिरा गांधी के टाइम पे। क्यों? क्योंकि एक टाइप का जो सुप्रीम कोर्ट उसका प्रोटोकॉल होता है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। तो इंदिरा गांधी के काफ़ी क्लोज माने जाते थे। उस टाइम प्रोटोकॉल तोड़ा गया और ए एन रे को उन्होंने अपनी तरफ से जो सीजीआई बनवा दिया था। तो ये इसलिए काफ़ी न्यूज़ में थे। तो ये आप देख सकते हैं। तो जो 48 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एन वी रमना बने। तो ये आप देख सकते हैं। जो कुछ एक्स्ट्रा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं, जो कि 1937 में वैसे अंग्रेज़ों के टाइम पे बनाया था, लेकिन हमने जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज अडोप्ट किया है वो है 28 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 आपको डेट पता ही होगी इसके बारे में। और इसके जो एक ही है जो कि नई दिल्ली में पड़ता है, जो कि एन वी रमना इसके जो अभी रिसेंट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो थर्ड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु है वो कौन है? अभी आपको पता ही है जो कि 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में क्या हुआ है, इलेक्शन हुए। तो कौन कौन से स्टेट है? और वो है, एक तो तमिलनाडु हो गया, पौंडीचेरी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, और क्या बच गया? केरला। तो इन 5 में हुआ है। तो आप बता सकते हैं। जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एम स्टालिन। जो पिनारिया ये कहाँ के हैं? ये केरला के हैं। एन रंगास्वामी कहाँ के हैं? ये आपके पुदुचेरी के हैं, आप पौंडीचेरी बोल लो। हेमंता बिस्वा शर्मा कहाँ के हैं? असम के। तो ये आप जो अभी रिसेंट में जो अपॉइंट हुए हैं ये आप याद रख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एम के स्टालिन। इन स्टेट की जो असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको बेसिकली इतना पता होना चाहिए कि जो कौन कौन से चीफ मिनिस्टर हैं जो कि अभी नए जो नियुक्त हुए हैं वो आप याद रख सकते हैं। तो फोर्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो हमारे संविधान में जो आर्टिकल दिया हुआ है वो कौन सा है? तो आप बता सकते हैं ए, बी, सी या डी। तो इसका जो पहला मैं बता दूँ, जो 315 जो आर्टिकल है वो यूपीएससी से है। ठीक है। जो 324 है ये आएगा आपका इलेक्शन कमीशन से। 148 किससे आएगा? आपका कैग से। और 110 किससे आएगा? ये आएगा मनी बिल से। ओके। तो इसका आंसर आपको पता चल ही गया होगा। ये 110 मनी बिल। तो 108 किससे आएगा? ज्वाइंट सेटिंग से। 112 किससे आएगा? बजट से।
बिल्कुल गलत, क्योंकि जो बजट वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया नहीं गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFC, जो बजट का जो पूरा नाम जो माना जाता है। बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए डाला है कि जो अभी रिसेंट में जो इलेक्शन कमीशन जो सुशील चंद्रा नए नियुक्त हुए हैं, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, तो ये चीफ इलेक्शन कमीशन है, तो मतलब ये 3 मेंबर बॉडी है। इसके नीचे नहीं, बेसिकली पावर और उनका जो सैलरी वगैरह वो कुछ सेम ही है। 2 इलेक्शन कमीशन और होंगे। तो ये कब किया गया था, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जो 61वां जो अमेंडमेंट एक्ट होता है 1988 में, तो उसमें क्या किया जाता है कि पहले तो थी 21 साल एज, कि भाई 21 साल से ऊपर आप वोट कर सकते हैं। तो इसमें घटा के क्या कर दिया, 18 साल कर दी थी एज। तो जो ये 3 साल के गैप में आपको पता है कितनी एक ह्यूज पॉपुलेशन जो वोटिंग देने के लिए एक अंडर आ जाती है इसमें, तो कितना बर्डन पड़ेगा इलेक्शन कमीशन पे। तो इसलिए इसको बर्डन को डिवाइड करने के लिए 3 मेंबर बॉडी बनाई गई थी ये 1989 में। तो ये आप याद रख सकते हैं। और इनका जो टेनर होता है 6 साल का होता है, और इनकी मैक्सिमम एज 65 ईयर होनी चाहिए। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो इस कटआउट में हम देखेंगे जो पहले जो इलेक्शन कमीशन थे वो शिव कुमार सेन थे, और अभी जो सुनील जो अरोड़ा है उनको जो रिप्लेस किया है वो है सुशील चंद्रा। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है, क्या ये पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन करवाता है? नहीं करवाता। उनके कौन करवाता है? उनका अलग से जो स्टेट इलेक्शन कमीशन बना होता है वो करवाता है। तो ये आप याद रखिए, किसके करवाता है? लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इन सब के करवाता है। तो जो 5th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है, CBI के अंदर आता है, इनमें से कोई नहीं। तो CBI आपको पता है, मैंने बताया था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है। ये पहले CBI होम मिनिस्ट्री के अंदर था, अब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के। तो जो इसका जो आंसर आएगा वो है नन। क्यों? क्योंकि जो CVC है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और ये अपनी जो रिपोर्ट जो सबमिट करवाती है वो प्रेसिडेंट को डायरेक्टली सबमिट करवाती है, फिर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखता है। तो CVC के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये CVC जब बनाई गई थी, जो सांथानम जो कमेटी है उसके रिकमेंडेशन के बाद बनाई गई थी, जो 1964 में बनाई गई थी। उस टाइम भी जो उस टाइम बनाई गई थी वो CBI की तरह ही बनाई गई थी, एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के टाइम पे। लेकिन जो CVC को एक प्रॉपर कानून मिला वो 2003 में मिला है। तो उसके बाद जो ये एक वैधानिक जो बॉडी हो गई है, तो ये आप याद रख सकते हैं। ओके। तो जो 6th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो अभी रिसेंट में एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ, ये क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अभी जो अपॉइंट हुए हैं वो कौन है? रंगानाथन मिश्रा है, HL दत्तू हैं, प्रफुल्ल पंत है, या NV रमना है? तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा प्रफुल्ल पंत जी आएगा। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? HL दत्तू को किया है। रंगानाथ मिश्रा कौन थे? जो सबसे पहले NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर जो थे आपके पहले ये थे। NV रमना कौन है? 48th जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो कुछ NHRC जो ये आप देख सकते हैं जो पहले थे वो रंगानाथ मिश्रा हैं, और ये HL दत्तू को रिप्लेस कर दिया हमारे पंत साहब ने। तो कुछ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। तो ये बनाया गया था आपका 1993 में बनाया गया था। तो ये आप देख सकते हैं, और ये ज़्यादातर जो ह्यूमन राइट्स को जो वायलेशन होता है इंडिया में उनके बारे में ये देख रेख करता है, और उस चीज़ों को रिपोर्ट करता है कि किस हिसाब से क्या माहौल चल रहा है। तो इसके लिए आप ध्यान रख सकते हैं। जो 7th MCQ है ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। जो रेखा जो मेनन है, ये इनमें से कौन से जो डिपार्टमेंट है उससे बिलोंग करती है? SBI बैंकिंग से, NASSCOM से, DRDO से, फिक्की से? तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा NASSCOM। NASSCOM की फुल फॉर्म क्या है? उसकी है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो ये आप देख सकते हैं, ये पहली महिला है जो कि NASSCOM की जो मेन जो हेड बनी है। और NASSCOM बनाई कब गई थी? 1988 में बनाई गई थी। और ये एक टाइप की नॉन गवर्नमेंटल जो ट्रेड एसोसिएशन है, नई दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। और ये सर्विसेज किस टाइप के प्रोवाइड करती हैं? डिजिटली करवाते होंगे, बिजनेस प्रमोशन, नेटवर्किंग, पॉलिसी रिफॉर्म्स, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। जो 8th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो अटल इनोवेशन मिशन है इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन अपॉइंट किए गए? अरविंद पांगरिया जी हैं, S बोबड़े हैं, या चिंतन वैष्णव है, या NV रमना है?
तो आप बता सकते हैं। तो जो अरविंद पांगरी हमने पढ़ा था, ये कमेटी बनी थी किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट जो डेटा प्रोवाइड करेगी। एस बोबडे क्या है? 47 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे। 48th एन वी रमना हो गया, 48th हो गए। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ये। तो इसमें बेसिक पहले हम ये देख लेते हैं कि जो अटल इनोवेशन मिशन है ये क्या है। ये एक टाइप का इनिशिएटिव है जो कि स्कूलों में प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, एक टाइप का कल्चर, ताकि स्कूलों में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो इस चीज़ के लिए ये चीज़ बनाई गई है। तो किस हिसाब से जो ग्लोबल जो इनोवेशन इंडेक्स है उसमें हमारी ये इन सब चीज़ों से हमारी जो रैंक इम्प्रूव हो रही है, तो उन सब चीज़ों के लिए इनोवेशन और जो किस हिसाब से जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में इस टाइप के इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं, वो अटल इनोवेशन मिशन के अंदर चलाए जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो मिशन जो डायरेक्टर जो चिंतन वैष्णव है वो अपॉइंट किए गए हैं अटल इनोवेशन मिशन की। इसमें आपसे पूछ रहा है जो 9th MCQ है कि जो नए जो CEO अपॉइंट हुए हैं UIDAI के, वो कौन है? इसका जो है जो होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको बोला जाता है। तो ये ज़्यादातर आधार के लिए काम करती है, ठीक है। तो इसका आप बता सकते हैं नरेंद्र मोदी है, सौरभ गर्ग है, सुबोध जायसवाल है या अमित शाह है। सुबोध जायसवाल हमने देख लिया, CBI का है। अमित शाह होम मिनिस्टर है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सौरभ गर्ग। ये आप देख सकते हैं जो UIDAI का है। और संजय कुमार किसके हुए हैं? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। कुछ देख लेते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये जो बनाई गई थी 2016 में बनाई गई थी, और किसके अंदर? मिति के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। ये जो ज़्यादातर आपके जो आधार को लेके वर्क करती है कि आधार के किस हिसाब से क्या पॉलिसी चेंज करना है, क्या उनमें मॉडिफिकेशन करना है, उनकी पॉलिसी को लेके उन पे ध्यान रखती है। और आधार कितने नंबर का है? 12 डिजिट का। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो UIDAI जो बताई गई है ये 2009 में बनाई गई थी प्लानिंग कमीशन के अंडर। लेकिन प्लानिंग कमीशन आपको पता है जब मोदी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने इसको हटा दिया और इसकी जगह क्या ले आए? नीति आयोग। तो ये आप याद रख सकते हैं। जो 10th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो अरिंदम बागची है ये कौन है? ये एक मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है, CEO ICI हैं, सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा जो नए बने हैं वो हैं। तो ये इनमें से कोई नहीं, तो आप बता सकते हैं। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक पर्सन है और इन्होंने रिप्लेस किया है अनुराग श्रीवास्तव को। और अनुराग श्रीवास्तव ने किसको रिप्लेस किया था? रवीश कुमार को। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो 11th जो MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके अभी डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए? तो नरेंद्र मोदी, अजय माथुर, एमएल मैक्रोन या विजय सिंह। तो ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो ही गए। एमएल मैक्रोन प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हो गए। और इसके जो आंसर आएगा वो आएगा अजय माथुर। तो ये आप देख सकते हैं डॉक्टर अजय माथुर जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो नए डायरेक्टर जनरल जो अपॉइंट हुए हैं। और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये है क्या बेसिकली? ये जो पहले जो इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, और जो उन कंट्रीज़ के लिए था कि ये मान लो अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है। तो यहाँ जितनी इसके बीच में जितनी कंट्री आएंगी तो उन पे बताइए कि आपको किस हिसाब से सूरज का पूरा प्रभाव होता है और यहाँ पे पूरी जो सोलर एनर्जी है उसको यूज किया जा सकता है। तो इसमें अभी 121 मेंबर है। ये नहीं कि जो कैंसर और कैप्रिकॉर्न से बाहर की जो कंट्रियाँ हैं वो मेंबर नहीं बन सकती, वो भी मेंबर बन सकती। लेकिन इसके जो बीच की जो कंट्रीज़ हैं वो मेंबर बनेंगी, उनके पास वोटिंग राइट्स होंगे। इसके बाहर वालियों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। तो ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 2015 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि एक यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस चल रही थी पेरिस में। तो इसका जो फाउंडेशन है वो पेरिस फ्रांस ही है 2015 में। और मोरक्को में 2016 में इसके लिए साइन के लिए एक जो पोर्टफोलियो ऑन कर दिया था कि जिसको ज्वाइन करनी हो ये जो आप साइन कर सकते हैं। और ये जो इनिशिएटिव जो बेसिकली साथ में लिया गया था नरेंद्र मोदी और उस टाइम के प्रेसिडेंट थे फ्रांस के होलैंडे। और इनका जो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है इसके जो हेडक्वार्टर है वो आपके पड़ते हैं गुरुग्राम हरियाणा में, इंडिया में जो पड़ता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ओके, तो जो 12th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि CEO आयुष्मान भारत स्कीम के कौन चुने गए? नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, RS शर्मा है या S बोबडे। तो आप बता सकते हैं ये हमारे होम मिनिस्टर हो गए। इसका आंसर RS शर्मा है।
एस बोबडे कौन थे? 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आप याद रख सकते हैं। तो आर एस शर्मा जो अपॉइंट किए गए हैं, आयुष्मान जो भारत स्कीम है इसके जो नए डायरेक्टर वो CEO जो चुने गए हैं। आयुष्मान भारत जो योजना है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये जो योजना है जो कि चलाई गई थी 2018 में, किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर है। और ये जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें आपको पता ही होगा 2 टाइप की स्कीम होती है, सेंटर स्पॉन्सर्ड और जो एक फुल्ली जो सेंटर सेक्टर जो स्कीम होती है जिसपे पूरा जो पैसे का जो देखता है वो सेंटर देखता है। लेकिन ये 60-40 है कि जो 60 देखेगा वो सेंटर, 40 जो आएगा वो स्टेट से आएगा। तो ये आप देख सकते हैं। और इसमें जो बेनिफिशरी माने जा रहे हैं वो 50 करोड़ है और हर फैमिली को 5 लाख रुपए इसमें दिए जाएंगे हेल्थ को लेके। और इसमें जो सेकेंडरी हेल्थ केयर और जो टर्सरी हेल्थ केयर है उन पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। तो ये आप याद रख सकते हैं, जो कि 2018 में लॉन्च की गई थी। और जो डिजीज़ बर्डन को लेके कि किस हिसाब से जो मिडिल क्लास फैमिली है या फिर लो मिडिल क्लास फैमिली है उस पर जो मान लो परिवार में किसी को डिजीज़ हो जाती है तो किस हिसाब से उन पे उसका बर्डन आ जाता है कि पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए पर फैमिली 5 लाख रुपए दिए जाएंगे इस जो स्कीम के अंडर। तो जो लास्ट MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि इंडिया के वो कौन से मिनिस्टर हैं जो कि जो गवी जो जिसको बोलते हैं द वैक्सीन अलायंस जो है उसके एक मेंबर चुने गए। मुर्मू हैं, प्रदीप कुमार जोशी हैं, हर्षवर्धन है, अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो आप बता सकते हैं। तो मुर्मू तो आपके हेड हो गए किसके? कैग के। प्रदीप कुमार जोशी किसके हैं? UPSC के हेड हो गए। हर्षवर्धन हमारे हेल्थ मिनिस्टर, तो इसका आंसर हर्षवर्धन जी आएगा। और अरविंद केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर किसके हो गए? दिल्ली के। तो जो गवी के बारे में जान लेते हैं, ये एक टाइप की जो वैक्सीन अलायंस है। और ये MCQ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता ही होगा कि कोरोना को लेके किस हिसाब से जो वैक्सीन को लेके हड़कंप मचा हुआ है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो में बनाई गई है और इसमें जो मेंबर है जिस हिसाब से, तो उसमें WHO, यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, मिल के काम कर रहे हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये इनको डोनेशन प्रोवाइड करती है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये सब जो मिल के हैं, ये 2000 में बनाई गई थी। काफ़ी पुरानी, 21 साल पुरानी जो गवी जो वैक्सीन अलायंस है काफ़ी पुरानी है। और इसका जो लोकेशन है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये आप देख सकते हैं। ये बेसिकली ये देखती है कि किस हिसाब से कौन सी कंट्री जो पुअर कंट्रीज़ को जो वैक्सीन डोनेट करेगी और किस हिसाब से जो ट्रांसपोर्ट होगा और किस हिसाब से कहाँ पे वैक्सीन ज़्यादा बनेगी, कौन सी प्रोडक्शन हब है वहाँ पे वैक्सीन ज़्यादा बनाई जाए। तो इन सब को लेके फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो आज की बस यही वीडियो थी, यही MCQ थे। आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।